निहारिका को पढ़ने का बहुत शौक था, पर अफसोस गरीबी के चलते उसकी माँ से ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं पाती, जिस वजह से निहारिका सिर्फ 8वीं तक ही पढ़ पाती है। समय यूं ही बीतता जाता है और निहारिका की माँ उसके लिए रिश्ते देखने का सोचती है और इसलिए निहारिका के पास जाकर उसे समझाते हुए बड़े प्यार से उससे कहती है। निहारिका मेरी बच्ची, तू तो जानती है ना तेरे पिताजी के जाने के बाद हमने कैसी गरीबी देखी है। हाँ माँ, पर आज तुम मुझसे ये सारी बातें क्यों कर रही हो? वो इसीलिए बेटा क्योंकि मैंने सोच लिया है कि अब तेरी शादी करवा दूं ताकि मैं इस जिम्मेदारी से मुक्त हो सकूं। तुझे अपनी माँ पर भरोसा तो है ना मेरी बच्ची? हाँ माँ, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप हमेशा मेरा भला ही चाहेंगी। निहारिका अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो बिना अपनी माँ से कोई सवाल जवाब किए आंख बंद करके अपनी माँ पर विश्वास करती है। पर निहारिका की माँ बहुत गरीब थी, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी की शादी कर सके। इसलिए जब निहारिका की माँ के पास राहुल जैसे व्यास लड़के का रिश्ता आता है तो वो बेचारी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और निहारिका की होने वाली सास रूपा उससे मिलने के लिए उसके घर आती है। देखिए बहन जी, मेरी बेटी बहुत संस्कारी, मासूम और भोली है। आप पर विश्वास करके मैं अपनी बेटी की शादी आपके बेशर्म बेटे से करवा रही हूँ, पर इस बात का ध्यान रखना कि मेरी बेटी को कभी पता ना चल सके उसके बेशर्म पति के बारे में। अरे बहन, तुम ना बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं निहारिका को कभी एहसास नहीं होने दूंगी कि उसका पति किस किस्म का घटिया इंसान है, क्योंकि मैं अपनी बहू को बहुत प्यार दूंगी। आखिर वही तो मेरा वंश आगे बढ़ाएगी ना और मेरे नालायक बेटे को सुधारेगी। एक तरह से निहारिका की माँ चाहते हुए भी उसका रिश्ता राहुल जैसे बेशर्म लड़के से करवा देती है और बहुत जल्द निहारिका की शादी राहुल से हो जाती है। शादी होने के बाद जब पहले ही दिन निहारिका अपने ससुराल में आती है तो वो अपने ससुराल में एक लड़की को देखती है जो कि राहुल की बाहों में होती है। राहुल जी, ये लड़की कौन है जो आपकी बाहों में है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने मुझे से गरीब लड़की को धोखा दिया? अरे नहीं नहीं निहारिका, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मेरी दोस्त है, शादी में शामिल होने के लिए आई थी, पर अचानक से इसका पैर फिसल गया और मैंने इसे थाम लिया और वैसे ही तुम आ गई और ये सब देखकर तुम्हें गलतफहमी हो गई। अपने बेटे बहू की आवाज सुनकर रूपा घबरा जाती है और भागती हुई कमरे में आती है और अपने बेटे की गिरी हुई हरकतें देखकर उसे छुपाने की कोशिश करती है। अरे बहू, तू ना गलत समझ रही है। ये लड़की तो मेरे दूर की रिश्तेदार है। आजा अंजलि बेटा। आंटी जी, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। मेरा कुछ सामान है इस कमरे में, बस वो लेने आई थी और वो लेकर चली जाऊंगी। अरे तूने अपना सामान इस कमरे में क्यों रखा? मैंने तुझे बताया था ना कि ये कमरा राहुल और मेरी बहू का है। चल अब कोई बात नहीं, अपना सामान लेकर जल्दी से निकल जा। जब तक निहारिका बहू तू मेरे साथ चल, मुझे तुझे कुछ दिखाना है। अब रूपा किसी बहाने से निहारिका को कमरे से बाहर ले जाती है और अपनी बातों में फंसा लेती है। अब रूपा अपने जेवर और कपड़े निहारिका को दिखाने लगती है और वो थकी हुई बेचारी निहारिका अपने सास के कमरे में ही सो जाती है। तो वहीं दूसरी ओर राहुल और अंजलि पूरी रात एक ही कमरे में बिताते हैं। अब ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन खाने की टेबल पर राहुल और अंजलि एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था और जब निहारिका खाना परोस रही होती है तो ये सब कुछ अपनी आंखों से देख लेती है। राहुल जी, बेशर्मी की भी हद होती है। आखिर मैं पूछती हूँ कि ये कैसी दोस्त है आपकी जो आपसे चिपकी रहती है? माँ जी, आखिर इस घर में चल क्या रहा है? राहुल जी मेरी आंखों के सामने इस लड़की के साथ चिपके रहते हैं। देखो निहारिका, बहुत नाटक हो चुका है तुम्हारा। अब राहुल निहारिका को सच बताने ही वाला होता है कि तभी अचानक से रूपा खांसने का नाटक करने लगती है। क्या हुआ माँ जी? आप ठीक तो है ना? ये लीजिए पानी पीजिए। और तुम कैसी लड़की हो अंजलि? आखिर एक दोस्त अपने दोस्त के घर में इतने दिनों तक रहती है क्या? हमारी शादी को 10 दिन हो चुके हैं। अब तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। बहू बिल्कुल सही कह रही है। अंजलि, तूने सुना नहीं क्या? अपना सामान उठाओ और यहाँ से जाओ। और निहारिका बेटा, तू जैसा सोच रही है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुझे बाद में अकेले में सब कुछ समझा दूंगी। एक बार फिर रूपा सारी बात संभाल लेती है
और अंजलि को घर से निकाल देती है। अंजलि के घर से निकल जाते ही राहुल घर में दूसरी लड़की को नौकरानी बनाकर ले आता है और ये सब देखकर रूपा राहुल से अकेले में बात करती है। राहुल बेटा, आखिर तू कब अपनी बेशर्मी छोड़ेगा? अब तू शादीशुदा है। माँ, मेरा एक लड़की से मन नहीं भरता, तुम तो जानती हो ना। और ये सब तुम्हारी गलती है जो तुम उस गरीब लड़की को घर में लेकर आई। रूपा के समझाने पर भी राहुल नहीं मानता और ना ही अपनी हरकतों से बाज आता है। अब राहुल जब भी खुद को अकेला देखता है तो वो उस लड़की के करीब जाता है। ऐसे ही एक दिन निहारिका सब्जी लेने बाहर गई होती है और इसी बीच राहुल उस लड़की को अपने कमरे में ले जाता है। वो दोनों हंस के बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ अचानक से निहारिका आ जाती है और अपने पति को नौकरानी के साथ बिस्तर में देख उसके होश उड़ जाते हैं। इसका मतलब मेरा शक सही था। बेशर्मी की हद होती है राहुल जी। अब आपकी शादी हो गई, अब तो लड़कीबाजी छोड़ दीजिए। देखो निहारिका, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ पर लड़कीबाजी नहीं, क्योंकि मैं एक लड़की के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकता। और वैसे भी ये सब तुम्हारी माँ जानती थी, फिर भी उन्होंने तुम्हारी शादी मुझसे करवाई थी, क्योंकि तुम जैसी गरीब घर की लड़कियों की माँ के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपनी बेटी की शादी करवा सके। और मेरी माँ ने तुम्हारी माँ को पैसे दिए थे, समझी? इसलिए अपना मुंह बंद करो और अपने काम से काम रखो। अब निहारिका को सारी सच्चाई पता चल जाती है। बेचारी निहारिका रोती हुई अपना सामान पैक करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ रूपा आती है जो अपनी बहू को रोकने की कोशिश करती है, पर निहारिका नहीं रुकती और जाती हुई रूपा से कहती है, माँ जी, मेरी माँ ने आप पर विश्वास किया था, आप अपने बेटे को सुधार लेंगे और आपने मुझ पर विश्वास रखा कि मैं राहुल जी को सुधार दूंगी, पर मुझे राहुल जी पर विश्वास नहीं है कि वो सुधरेंगे, इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। हो सके तो अपने बेशरम बेटे को खुद ही संभाल लेना। बहू ऐसा मत बोल, प्लीज मेरे लिए रुक जा इस घर में। माँ जी, अब मैं और इस घर में नहीं रुक सकती, यहाँ मेरा दम घुटता है, मुझे माफ करना। अरे माँ, जाने दो ना इस लड़की को। इससे अच्छी लड़की लाकर मैं तुम्हें घर में दिया करूंगा हर दूसरे तीसरे दिन। लड़कियां बदलेंगे और तुम्हारी बहू भी। अपने पति की बेशर्मी देखकर निहारिका एक पल नहीं रुकती और घर छोड़कर चली जाती है। समय बीतता जाता है पर राहुल नहीं सुधरता, जिसके बाद रूपा भी अपने बेटे को उसके हाल पर अकेला छोड़कर अपनी बहू के पास चली जाती है। ज्योति, जो कि एक फौजी ऑफिसर थी, सरहद पर दुश्मनों से लड़ने के लिए पूरी हिम्मत के साथ अपनी देश की रक्षा करने के लिए खड़ी रहती थी। ज्योति 2 हफ्ते की छुट्टी पर अपने घर वापस आती है। परिवार में ज्योति की सास अलका देवी और ज्योति का पति विनोद, जो कि एक डॉक्टर था, तो वही ज्योति की देवरानी मानसी, जो कि विधवा थी, वह घर में ही रहती थी। पूरे घर को ज्योति की गैर मौजूदगी में मानसी नहीं संभाल पाती थी। जब पूरे घर को पता चलता है कि ज्योति वापस आ रही है, सभी लोग बहुत खुश होते हैं। ज्योति सबसे पहले आकर अपनी सास के पैर छूती है, जिसके बाद अलका ज्योति से कहती है, भगवान तुझे लंबी उम्र दे बहू, और आज मैं तुझसे बहुत सारी बातें करने वाली हूँ। पहले हाथ मुंह धो ले, कुछ खा पी ले, उसके बाद हम फुर्सत में बैठकर बातें करेंगे। ठीक है माँ जी, मैं जाकर जरा मुंह हाथ धो लेती हूँ, उसके बाद हम खूब सारी बातें करेंगे। ऐसे ही थोड़ी देर बाद ज्योति अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर खाना खा रही होती है। तभी अलका ज्योति से कहती है, अरे बहू, मैं क्या बोल रही थी कि तू जो काम कर रही है ना, उसे अब छोड़ दे, घर गृहस्थी संभाल। पति के प्रति भी पत्नी की कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? अब तो सारा दिन फौज में ही देश की सेवा में लगी रहती है, पति की सेवा कब करेगी? हाँ, शादी को 5 साल हो गए और अभी तक तुम्हारी कोई औलाद भी नहीं है। माँ जी, मुझे ना अपने देश से भी बहुत प्यार है और आप लोगों से भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लूं। मेरी पहली जिम्मेदारी मेरी वर्दी है और विनोद को ये बात पहले से मालूम थी, इसीलिए हम दोनों ने भविष्य में एक होने का फैसला लिया। लेकिन शादी हो जाने के बाद मैं अपने देश के प्रति जो प्यार है उसे जाया नहीं कर सकती ना। अब एक बात बता, फौजी जो होते हैं क्या वही देश से प्यार करते हैं? हम भी तो अपने देश से प्यार करते हैं ना, तो तू भी दूर दूर से प्यार कर ऐसे। माँ जी, यही तो फर्क है ना इस प्यार में। जब आपको सच में देश से प्यार हो जाएगा ना, उसके बाद आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, ना परिवार, ना अपनी चिंता, ना कुछ नजर नहीं आएगा। सिर्फ आपको ये नजर आएगा कि आपको देश की सेवा करनी है। ज्योति और अलका की बहस सुनने के बाद मानसी कहती है, माँ जी,
दीदी बिल्कुल सही कह रही है। और अगर ये फौजी देश की रक्षा न करे तो हमारा देश तो यूं ही बर्बाद हो जाएगा। न जाने कितने आतंकवादी, कितने टेररिस्ट घुसकर हमारे देश में हमारे लोगों को नुकसान पहुंचा देंगे। माँ जी, अच्छा चलो अब इस बात पर कभी और बहस कर लेना। खाना हो गया है सबका, अपने अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाओ। कुछ दिन तक सब ठीक ठाक चल रहा था। अलका बार बार ज्योति को फौज में जाने से मना करने लगती है। अरे बहू, अभी भी मौका है, इस्तीफा दे दे और घर में रह के घर संभाल, अपना परिवार बना। आखिर कब तक देश की सेवा करती रहेगी? परिवार के प्रति तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? माँ जी, एक ही बात को लेकर बार बार बहस करना कहाँ तक ठीक है? ऐसे ही अब ज्योति की छुट्टियां खत्म हो जाती है। उसे अगली सुबह बॉर्डर पर जाना था और रात को ही अलका सीढ़ियों से गिर जाती है। उसका एक पैर पूरी तरह से फ्रैक्चर हो जाता है। ज्योति को मजबूरन अपनी सास की इन हालातों में छोड़कर बॉर्डर पर जाना होता है। ये देखकर विनोद और अलका दोनों को बहुत बुरा लगता है। ना जाने क्या ऐसी बहू मिली है मुझे, यहाँ मेरा पैर टूट गया और उसे मेरी कोई फिक्र नहीं है। क्या विनोद, तुझे अभी भी लगता है कि मैं गलत हूँ? नहीं माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, क्योंकि ज्योति ना मुझे इतना इम्पोर्टेंट समझती है और ना ही मेरे परिवार को। क्या फायदा ऐसे शादीशुदा रिश्ते में रहने का जहाँ ससुराल के प्रति, परिवार के प्रति कुछ जिम्मेदारी ही न समझे आपका पार्टनर। मैं तो कहती हूँ कि तू दूसरी शादी कर ले अब, और उसे बोल दे कि जितनी देश की सेवा करनी है वो घर परिवार के चक्कर में ना पड़े, कर ले। हाँ। अब ऐसे ही समय बीतता जाता है। मानसी अब विनोद का कुछ ज्यादा ही ख्याल रखने लगती है। ये सब देखकर अलका के मन में ख्याल आता है कि क्यों ना विनोद और मानसी की शादी करवा दी जाए। देखा विनोद, मैं सोच रही थी मानसी भी विधवा है और बेचारी विधवा होने के बाद भी हम लोगों की कितनी अच्छे से सेवा करती है। उसने कभी भी दूसरी शादी का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके बारे में सोचे ना। मैं तो कह रही हूँ कि मैं तेरी और मानसी की शादी करवा दूं। तुम्हारी पत्नी का रहना ना रहना तो वैसे भी बराबर ही है। माँ, मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सही कह रही हो। जो आपको ऐसी बुरी हालत में छोड़कर चली गई, वो घर की बहू बनने लायक या फिर मेरी पत्नी बनने लायक है ही नहीं। इसलिए मैं भी अब उसके साथ खुश नहीं हूँ। ठीक है, फिर मैं मानसी से बात कर लेती हूँ और मुझे लगता है कि मानसी भी हाँ ही कहेगी। इस तरह से विनोद और मानसी भी शादी को तैयार हो जाते हैं और हंसी खुशी उनकी शादी हो जाती है। ऐसे ही कुछ महीने बाद ज्योति फिर से अपने ससुराल आती है छुट्टी बिताने। जब वो मानसी के मांग में सिंदूर देखती है तो कहती है, अरे मानसी, तुमने शादी कर ली क्या? हाँ, मेरी शादी हो गई है और कुछ महीने भी हो चुके हैं। मैं बहुत खुश हूँ अपने पति के साथ और अपनी सासू माँ के साथ। लेकिन तुमने किससे शादी की है ये तो बताओ। रुको, मैं अभी आपको अपनी सास और पति दोनों से मिलवाती हूँ। तभी वहाँ पर विनोद और अलका आते हैं। इसके बाद मानसी कहती है, मैंने विनोद जी से शादी कर ली है और मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। ससुराल की क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं वो सब कुछ मैं अच्छे से निभा रही हूँ। मेरे ससुराल वालों को मुझसे कोई शिकायत नहीं है। क्या तुमने मेरे ही सुहाग से शादी कर ली? तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? देख, मेरी बहू को कुछ भी बोलने से पहले ना 50 बार सोच लेना। तू जा बॉर्डर पर, वहाँ जाकर देश की सेवा कर। अब तेरा और हमारा कोई नाता नहीं है। देखो ज्योति, माँ और मानसी जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही है। शादी के बाद तुमने हमारे साथ कितना समय बताया है? मुश्किल से 1-2 महीना, और हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं। तुम ज्यादातर समय अगर फौज में ही रहोगी तो तुम्हारा रहना ना रहना बराबर ही है। इससे बेहतर यही है कि तुम अपने काम में ही रहो। अलका, मानसी और विनोद तीनों की बातें सुनने के बाद ज्योति को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए उनसे कहती है, ठीक है, अगर आप लोग अपनी जिंदगी में खुश हैं तो मैं आप लोगों को खुश देखकर बहुत खुश हूँ। और अगर मेरी देवरानी को मेरी सौतन बनने में खुशी मिलती है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं हमेशा हमेशा के लिए बॉर्डर पे जा रही हूँ। अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा करने में लगा दूंगी और आप लोग हमेशा खुश रहना। हम तेरे जाने के बाद बहुत खुश रहेंगे। अब तू यहाँ से जा और तुझे जितनी देश की सेवा करनी है कर। हाँ। ज्योति हमेशा हमेशा के लिए बॉर्डर पर चली जाती है और अकेले ही अपने जीवन में हंसी खुशी आगे बढ़ती है और अपने देश की सेवा करती है। रूपाली अपनी मनपसंद की लड़की से अपने बेटे नीरज की शादी करवा देती है। रूपाली की बहू दीपा बहुत ही संस्कारी थी, जिसने ससुराल में आते ही घर की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल लिया था। ऐसे ही एक रोज रूपाली किचन में जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी बहू उसके बेटे के लिए मनपसंद खाना बना रही है।
अरे वाह, सुबह सुबह इतना सारा खाना बहू, और ये सब कुछ तो नीरज की पसंद का है। आलू का पराठा, पनीर की सब्जी, बूंदी का रायता और अब ये खुशबूदार खीर। हाँ माँ जी, बहुत दिन हो गए घर में नीरज जी की पसंद का कुछ बना नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज उनके लंच में कुछ अच्छा सा बनाकर पैक कर दूं। ये तो तूने बहुत अच्छा काम किया बहू। वैसे बहू, मैं यहाँ तुझसे अपनी दवाई के बारे में पूछने आई थी। तूने मेरी दवाई कहाँ रखी है? मुझे मिल नहीं रही। माँ जी, आप मुझे बस 5 मिनट दो, मैं अभी आपकी दवाई देती हूँ। अब रूपाली वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद दीपा अपनी सास को दवाई देती है और थोड़ी सी खीर नीरज के लिए लेकर जाती है। नीरज जी, आज मैंने आपकी मनपसंद खीर बनाई है, एक बार खा के बताइए कैसी बनी है। देखो दीपा, मैं ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा हूँ। तुमने मेरे लिए जो कुछ बनाया लंच में पैक कर दो। एक बार टेस्ट तो कर लेते। दीपा बेचारी बोलती ही रह जाती है, पर नीरज उसकी नहीं सुनता और अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए चला जाता है। नीरज का ये बर्ताव देखकर दीपा को बहुत बुरा लगता है और वो मन ही मन सोचती है, हमारी शादी को 1 महीने हो गए, पर अब तक नीरज जी मुझसे सही से बात नहीं कर रहे। क्या हमारी अरेंज मैरिज है इसीलिए वो शर्मा रहे हैं या बात कुछ और है? आज शाम को जब नीरज जी आएंगे तो मैं उनसे अपने सभी सवालों का जवाब मांग कर रहूंगी। अब उदास दीपा घर के कामों में लग जाती है। देखते ही देखते रात हो जाती है और नीरज के आते ही दीपा नीरज से सवाल जवाब करने लगती है। नीरज जी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो आप मुझसे सही से बात नहीं करते? मुझसे इतने उखड़े उखड़े क्यों रहते हैं आप? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? दीपा, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, बस मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैंने कई बार कोशिश करी कि मैं तुम्हें अपनी बीवी के रूप में अपना लूं, पर मैं नहीं कर पा रहा। इसलिए प्लीज तुम मुझसे दूर हो जाओ। अगर ऐसी बात थी तो आपको मेरे साथ रहना ही नहीं था, फिर आपने मुझसे शादी क्यों करी? तुमसे शादी करना मेरी एक मजबूरी थी। अगर मैं तुमसे शादी नहीं करता तो मैं अपनी माँ को खो देता, और मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपनी माँ से करता हूँ। क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। क्या ये शादी जबरदस्ती हुई है? हाँ दीपा, यही सच है। मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था, पर मेरी माँ को डर था कि मैं अपनी मर्जी की लड़की से शादी न कर लूं, इसलिए मेरी माँ ने अपनी पसंद की लड़की से मेरी शादी करवा दी। पर तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, मुझे तुम्हारे साथ भी रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और ये सब मैं बस अपनी माँ के लिए कर रहा हूँ। प्लीज मेरे साथ कॉर्पोरेट करो। इतना बोलकर नीरज वहाँ से चला जाता है। नीरज की बातें सुनकर बेचारी दीपा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब ऐसे ही दिन गुजरते हैं, पर दीपा नीरज से कोई शिकायत नहीं करती और एक संस्कारी बहू की तरह घर की सारी जिम्मेदारियों को निभाती है। माँ जी, प्रसाद ले लीजिए। बहू, तुझे क्या हुआ? मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से तू बहुत उदास है। कुछ बात हुई है क्या? अगर तेरे और नीरज के बीच कुछ हुआ है तो मुझे बता। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। बेचारी उदास दीपा इतना बोलकर वहाँ से जैसे ही बाहर निकलती है, वो देखती है कि उसके घर में एक लड़की आई है जो दीपा के घर को अपना घर कह रही होती है। अब ना बहुत हो गया, अब मैं अपने ही घर में रहूंगी। नीरज, कहाँ हो तुम? मेरी उस सौतन को ना इस घर से निकालो। ये क्या बदतमीजी है? मेरे घर को तुम अपना घर कैसे बोल सकती हो? आखिर तुम हो कौन? दीपा बहू, घर में क्या हो रहा है? और ये लड़की कौन है? ए बुढ़िया, मेरा नाम ना परी है और मैं नीरज की पहली पत्नी हूँ। नीरज की पसंद हूँ मैं। और तू क्या चाहती थी कि तू अपनी पसंद की लड़की से नीरज की शादी करवा पाए, और तेरे ही चलते नीरज कभी भी मुझे ना इस घर में लेकर नहीं आया, उसकी पहली पत्नी होने के बावजूद। और तेरी खुशी के लिए ना उसने दूसरी शादी भी कर ली। तुम जो भी हो, पहले तो अपनी आवाज नीचे करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ जी से इस तरह से बात करने की? देख लड़की, मेरा दिमाग ना पहले से ही बहुत ज्यादा गर्म है और कुछ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। नीरज को यहाँ बुला। उसकी हिम्मत कैसी हुई कि मुझे इग्नोर किया उसने। अब परी घर में शोर मचाने के साथ साथ घर की चीजों को भी तोड़ने लगती है, जिसके बाद दीपा तुरंत नीरज को फोन करके घर बुलाती है। नीरज घर आते ही सबसे पहले परी से बात करता है। परी, तुम यहाँ? मैंने कहा था ना तुम मेरे घर पर कभी नहीं आओगी। अब तुम्हारी वजह से मेरे घर वालों को सब पता चल गया। बस यही वजह है कि मैं तुम्हें कभी अपनी माँ से नहीं मिलवा पाया, क्योंकि तुम निहायत ही बदतमीज लड़की हो। क्या कहा तुमने? मैं निहायत ही बदतमीज लड़की हूँ? नीरज की ये बात सुनकर परी का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और वो नीरज पर हाथ उठाने लगती है। अब जब रूपाली परी को रोकने की कोशिश करती है तो परी रूपाली को धक्का मार देती है। अपनी माँ के साथ बदतमीजी करता देख नीरज को बहुत गुस्सा आता है और वो परी को एक थप्पड़ मारते हुए उससे कहता है, बस परी, बहुत बदतमीजी कर ली तुमने। तुम एक नंबर की घटिया और चरित्रहीन औरत हो। अच्छा हुआ मैंने तुम्हें नहीं अपनाया, और ना ही मैं तुम्हें कभी अपने घर लेकर आया।
आज मैं तुमसे अपनी शादी और रिश्ते सब तोड़ता हूँ। तुम ये सब ना इस औरत की वजह से कर रहे हो ना, क्योंकि ये संस्कारी है और मैं संस्कारी नहीं हूँ। परी, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था, पर तुम अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाती। तुमने खुद मुझे खो दिया है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद जब तुम गैर मर्दों के साथ घूमती हो, रात रात भर गायब रहती हो, पर मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन आज तो हद ही हो गई। आज तुमने मेरे घर आकर हंगामा करके मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया और तो और मेरी माँ पर हाथ उठाया। निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुमसे अपने सारे रिश्ते तोड़ता हूँ। इस तरह से नीरज परी से अपने सारे रिश्ते तोड़ देता है और परी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। परंतु जब दीपा को अपने चरित्रहीन सौतन के बारे में पता चलता है, तब वो भी नीरज को माफ नहीं कर पाती और रूपाली भी अपने बेटे से नाराज हो जाती है, जिसके बाद नीरज अपने घर वालों से माफी मांगता है और रूपाली दीपा से कहती है, दीपा बेटा, नीरज ने जो किया वो सब बचपने में आकर किया। मेरे लिए उसे माफ कर दे और एक और मौका दे दे। क्या पता तेरे एक मौका देने से तेरा रिश्ता सुधर जाए। आखिर नीरज ने तेरी उस चरित्रहीन सौतन को भी तो छोड़ दिया है ना। ठीक है माँ जी, अगर आप कह रही हैं तो मैं एक नीरज जी को मौका दूंगी, पर यह मौका मैं सिर्फ आपके लिए उन्हें दूंगी। अगर फिर भी वो नहीं सुधरे तो मैं इस घर को और नीरज जी को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अपने सास के कहने पर दीपा नीरज को एक और मौका देती है, जिसके बाद नीरज सब कुछ सही कर देता है और परी भी नीरज का साथ छोड़ देती है, जिसके बाद दीपा और नीरज अपनी शादीशुदा जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं।